बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज से हम 10th क्लास केमिस्ट्री को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम है और आज हमारा पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन और रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम का लफ्जी मतलब तवाज़न होता है। तवाज़न मतलब बैलेंस। कोई भी चीज है उसमें अगर बैलेंस आ जाए तो उसका मतलब वो चीज इक्विलिब्रियम में है। अब बैलेंस एग्जांपल लेते हैं। इंसान जो है वो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। यानी एक बैलेंस आ गया कि CO2 हम खारिज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, O2 वो खारिज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, तो ये एक तवाज़न आ गया। इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बुनियादी तारीफें हैं, फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। देखें, सिंपल केमिकल रिएक्शन से बाद में बात करते हैं। पहले हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि हमने घर में जामशरी वाला पानी बनाना है। जामशरी वाला पानी मतलब शुगर वाटर सॉल्यूशन हमने बनाना है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। हमारे पास हमें पानी चाहिए, चीनी चाहिए और जामशरी चाहिए। जब इन चीजों को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाती है जिसको हम शुगर वाटर या जामशरी वाला मीठा पानी कहते हैं। अब यहां देखें, कुछ चीजें हम मिला रहे हैं और इन चीजों के मिलने के नतीजे में एक नई चीज बन रही है। तो अब केमिकल रिएक्शंस में भी कुछ इस तरह का होता है कि कुछ चीजें आपस में मिल रही होती हैं। अब केमिकल रिएक्शन में चीजों को हम सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे और उन एलिमेंट्स को प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं, जिसके लिए हम वर्ड सब्सटेंस यूज करते हैं। अब हमारे पास केमिकल रिएक्शन में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट्स और सेकंड वन होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस में आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं केमिकली, यानी कि द सब्सटेंसेस विच कंबाइन केमिकली ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब जारी बात है कि कोई चीज कंबाइन होगी तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ बनेगा। तो इनके मिलने के, रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने के नतीजे में जो चीज हमें मिलती है, बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो देखें, प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के मिलने के नतीजे में बनने वाला सब्सटेंस प्रोडक्ट कहलाता है। अब इनको उर्दू में तामुलात और हासलात कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कि पानी बनने का अमल, उसमें हमारे पास H2 और O2 गैस आपस में मिलती है और इसके नतीजे में हमारे पास H2O बनता है। अब यहां देखें कि दो गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं और हमने कहा द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन टुगेदर केमिकली आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इट मींस दैट these are reactants। और इन दोनों के मिलने के नतीजे में एक प्रोडक्ट बन गई, एक नया सब्सटेंस हमारे पास वजूद में आ गया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये थी बुनियादी डेफिनेशन कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। अब यहां देखें कि अगर रिएक्टेंट्स के मिलकर प्रोडक्ट्स बनाने के प्रोसेस को हम कहें तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, कि वो अमल जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं,
प्रोडक्ट बनती है, एक कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच reactants combine and product formed is called chemical reaction। तो chemical reaction क्या होता है? जिसमें reactants मिलते हैं, प्रोडक्ट बनती है, that complete process is called केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेज आपस में मिलती हैं और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अभी हम इस रिएक्शन को मजीद डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अभी हम उसी की तरफ मूव करें कि केमिकल रिएक्शन को हमने दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है। एक हमारे पास रिवर्सिबल है और दूसरे हमारे पास इरिवर्सिबल है। देखिए बच्चे, हमारे पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल हम चलाते हैं तो मोटरसाइकिल एक साइड पर ही मूव करते हैं, मतलब वन डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसकी टू डायमेंशनल मूवमेंट नहीं है। एक वक्त में ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सीधा जा रहा है किसी भी तरफ, तो ये रिवर्स नहीं आ सकता। इसी तरह हमारे पास साइकिल है, वन साइड उसकी मूवमेंट है। अब हमारे पास बहुत सी गाड़ियां, कार, बड़ी बसें, वो ऐसी हैं कि वो आगे भी जा सकती हैं और बैक भी आ सकती हैं। तो हम कहते हैं कि इसका रिवर्स गियर लग गया है, यानी कि वापस आ रही है। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जा रही है, रिवर्स का मतलब ये क्या आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है? रिएक्टेंट्स का मिलकर प्रोडक्ट बनाना। अब इसका रिवर्स क्या होगा? रिवर्स ये होगा कि प्रोडक्ट का डिकंपोज हो जाना, प्रोडक्ट का आपस में फिर कंबाइन होके रिएक्टेंट्स बना देना। यानी कि ये हमारे पास फॉरवर्ड क्या था, रिएक्टेंट्स मिलती हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं, लेकिन इसका रिवर्स भी हो रहा है कि प्रोडक्ट रिकंबाइन हो रही हैं और क्या बना रही हैं, रिएक्टेंट्स बना रही हैं। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट रिकंबाइन होके क्या कर दें, हमारे पास रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है, रिवर्स मतलब वापस आना, बैक आना। तो इसमें हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड, ये देखिए ऊपर वाला तीर मैंने शो किया हुआ है फॉरवर्ड के लिए, और ये नीचे वाला हमारे पास जो तीर है ये वाला किसके लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट बनी और कुछ देर के बाद प्रोडक्ट ने दोबारा रिकंबाइन होना शुरू कर दिया और रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दिए। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दे, दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन को बेटा हम दो एरोज लगा के, हाफ एरोज लगा के हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहे कि हमेशा हम पहले फॉरवर्ड एरो लगाएंगे, फिर हम रिवर्स एरो लगाएंगे। अगर आप इसकी कॉम्बिनेशन को चेंज कर देते हैं तो ये गलत साबित होगा, इसलिए ख्याल रखें जब भी आप लिखें तो फॉरवर्ड एरो फर्स्ट में और रिवर्स एरो क्या करना है, बाद में आपने लगाना है। एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास यही एग्जांपल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की, कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में मिक्स किया जाता है तो कुछ टाइम के लिए हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ये होता है कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार बढ़ रही होती है, क्वांटिटी बढ़ रही होती है, जबकि हाइड्रोजन और आयोडीन की क्वांटिटी कम हो रही होती है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड कुछ देर के बाद डिकंपोज होकर क्या करना शुरू कर देता है, रिवर्स आ जाता है और हाइड्रोजन और आयोडीन बना देता है। लेकिन इसके लिए बच्चे एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि आपका सिस्टम क्लोज होना चाहिए, सिस्टम से ना कोई चीज इन हो रही हो ना कोई चीज आउट हो रही हो, तब ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड डिकंपोज होकर हमारे पास क्या करता है, हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना शुरू कर रहा है। तो देखिए, एक इसमें सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और कुछ देर के बाद रिवर्स रिएक्शन होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और रिवर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट
दूसरी टाइप जो हमने की वो है इरिवर्सिबल। देखिए बच्चे, आप लोग इंग्लिश से ज्यादा फेमिलियर होंगे और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, प्रीफिक्सेस और सुफिक्स पढ़ते हैं। प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में किसी वर्ड से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ इंग्लिश में ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो वर्ड से शुरू में लगकर उस वर्ड का मीनिंग क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबल, और हम क्या करते हैं, आई आर लगा देते हैं तो वो बन जाता है इररिस्पॉन्सिबल। जैसे कि हमारे पास रिवर्सिबल का वर्ड है, हमने आई आर लगा दिया, इसका मतलब इररिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। आई आर का मतलब नॉट है, नॉट रिवर्सिबल। क्या मतलब कि वो रिवर्सिबल नहीं है। तो थोड़ा सा आप गौर करें तो आपको समझ आएगी कि रिवर्सिबल में क्या होता है कि रिवर्स भी आता है, लेकिन नॉट रिवर्सिबल में क्या होगा, सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है। मोटरसाइकिल है या साइकिल है तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट बनी और रिएक्शन स्टॉप, मजीद रिएक्शन नहीं हो रहा। जो हमारे पास पानी, चीनी, ये हालांकि केमिकल रिएक्शन नहीं है, एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ लें कि कार्बन, आप लकड़ी की एग्जाम्पल लेते हैं, लकड़ी को आपने जला दिया, जला के क्या बन गया, हमारे पास ऐश बन गई, राख, और राख से दोबारा आप लकड़ी नहीं बना सकते। यानी कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या किए, ऑक्सीजन थी, लकड़ी थी, आपस में बर्निंग का प्रोसेस हुआ और जलने के बाद एक हमारे पास राख बन गई। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स मिल गए, प्रोडक्ट बन गई, उसके बाद रिएक्शन रिवर्स में नहीं आया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टर्स मिले, प्रोडक्ट बन जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उस रिएक्शन को हम इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसको सिंगल एरोज के साथ, यहां देखें, इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड रिएक्शन कंप्लीट। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, देखिए फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स भी जा रहा है। फॉरवर्ड में क्या है, रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट दोबारा क्या करना शुरू कर रही है, रिएक्टेंट्स बना रही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट बन जाती है और रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाकर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट इज डिनोटेड by putting single arrow between reactants and product, while if for reversible reaction we use a double arrow between reactants and products। तो इसकी एग्जांपल में आप देखें, वाटर की फॉर्मेशन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो हमारे पास H2O बनाते हैं। तो यहां देखें, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर आपस में कंबाइन होती है और क्या करती है, वाटर बना देती है। रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट बन गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, हम इस सारे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। आज हम जो चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया है, केमिकल इक्विलिब्रियम, कीमियाई तवाज़ुन इस चैप्टर का नाम है। इक्विलिब्रियम से मुराद तवाज़ुन है, बैलेंस है, कि अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस है उसमें जो इनपुट आ रही है और उसके इनपुट के नतीजे में कुछ आउटपुट आ रही है, तो इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक बैलेंस जब आ जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ली कि देखें, हम जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। इसी तरह पौधे जो हैं वो CO2 को यूज कर लेते हैं और O2 को क्या करते हैं, वो खारिज कर रहे हैं। तो एक केमिकल, यहां एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। केमिकल को समझने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को, तो हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में मिलते हैं, प्रोडक्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मिलने के नतीजे में बनते हैं। और केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ये काम हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट कुछ देर के बाद रिकंबाइन होती है और रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देती है। इसको डबल एरो के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इरिवर्सिबल वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट बनती है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसको सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए बच्चे इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो प्लीज इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम में जो खामियां हैं हम इनको इंप्रूव कर सकें और आपके लिए एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ तलबा तालबात, आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे थे। आज का टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने रिएक्टेंट्स पढ़े थे, प्रोडक्ट्स पढ़ी थी। हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और इन सब्सटेंसेस के कंबाइन होने के नतीजे में जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर हमने केमिकल रिएक्शन की टाइप्स को पढ़ा था। दो तरह की टाइप्स थी, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस थे जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाती थी और प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते थे। इनको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते थे। इसी तरह इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस थे जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते थे और रिएक्शन स्टॉप हो जाता था। ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज हम रिवर्सिबल रिएक्शन को आगे लेकर चलेंगे और इसके बारे में हम मजीद एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट बनती है और प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ये एक रिवर्स रिएक्शन है। रिएक्शन असल क्या है? रिएक्टेंट्स का मिलकर प्रोडक्ट बनाना, और रिवर्स क्या है? प्रोडक्ट का रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एक फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाए, उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो होती है वो रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाए, इसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के कॉम्बिनेशन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब एग्जांपल देखें, हमारे पास ये बड़ी अहम एग्जांपल है। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन जो है ये भी गैस की फॉर्म में है और आयोडीन जो है ये भी गैस की फॉर्म में है। अब यहां देखें कि हम क्या करते हैं, एक जार लेते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस को उसमें हम डालकर हम उसको हीट करते हैं। केमिकल चेंज का आपको इजीली इसलिए पता चल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है, जबकि आयोडीन का जो कलर पर्पल होता है। जब इन दोनों गैसेस को हम इकट्ठा कंबाइन करते हैं और हीट करते हैं तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये भी एक कलरलेस गैस है। तो देखिए, जब आपके पास एक मिक्सचर था हाइड्रोजन और आयोडीन का तो आपको पर्पल कलर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। जैसे आपने हीट अप करना शुरू कर दिया तो वो पर्पल कलर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वो फेड होना शुरू हो जाएगा, धीमा पड़ना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स दैट केमिकल चेंज अकर। इसका मतलब है कि इस हमारे पास जो भी हमारा रिएक्शन चैम्बर है उसमें एक केमिकल चेंज हो रही है, क्योंकि पर्पल कलर रिएक्शन के स्टार्ट्स में हमें वाज़ेह नजर आ रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद वो पर्पल कलर वाज़ेह नहीं बल्कि मध्यम होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि यहां पर कोई ना कोई केमिकल चेंज अकर हो रही है जिसके नतीजे में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रिवर्स भी। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, यहां देखिए मैंने एग्जांपल लिखी फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड में ये हो रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन ये आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चे कि आप लोगों को किसी भी केमिकल रिएक्शन को में मौजूद जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप बैलेंस भी करें, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अमाउंट जो है इनके जितने रिएक्टेंट्स के आपके पास सब्सटेंसेस हैं उतने ही हमारे पास क्या होने चाहिए? प्रोडक्ट में होने चाहिए। यहां देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, आयोडीन के भी 2 एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और आयोडीन एक एक हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें अब ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। रिवर्स में क्या हो रहा है कि कुछ देर के बाद
हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जबकि हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन रिएक्शन चैम्बर में कम हो जाती है। तो होता यह है कि हम मुसलसल हीट कर रहे हैं, तो फिर यह हो रहा होता है कि प्रोडक्ट डीकंपोज होना शुरू हो जाती है और जिसके नतीजे में रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। यहां देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड डीकंपोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना शुरू कर देती है। तो वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट डीकंपोज हो जाए या रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाए तो उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहां देखें, हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर लेते हैं। तो देखें, हाइड्रोजन भी 2 है, आयोडीन भी 2 है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2। तो ये भी हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। अब आ जाते हैं हम इन दोनों को, फॉरवर्ड और रिवर्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, तो वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाएगा, जिसमें देखें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में, फर्स्ट देखें फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो, तो उसमें हाइड्रोजन और आयोडाइड बन रहे हैं। आफ्टर सम टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड डीकंपोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और फिर रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल, जो हमारी दूसरी एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट की कंपोजिशन भी है और डीकंपोजिशन भी है। यानी देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और दूसरे में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। यहां बच्चे बड़ी अहम बात समझने की है कि रिवर्सिबल रिएक्शन तब होगा जब ये सिस्टम हमारे पास क्लोज होगा। ओपन सिस्टम में ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ओपन सिस्टम में ये हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही डीकंपोज होता है तो उसमें हमारे पास CaO और साथ हमारे पास CO2। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक गैस की फॉर्म में होती है, तो ये गैस, अगर ये सिस्टम ओपन है तो ये गैस क्या कर जाएगी? एस्केप आउट हो जाएगी, निकल जाएगी, हवा में चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रोडक्ट साइड पर एक कंपोनेंट जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्स होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए ये एक कंडीशन भी है, आगे हम पढ़ेंगे भी कि इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो जिसमें से ये है कि आपके पास सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है। यहां देखिए, हमारे पास CO2 जो है अगर एस्केप आउट हो जाएगी तो ये रिएक्शन यहां पर ही कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ये एस्केप आउट नहीं होती, क्लोज सिस्टम लेते हैं, तो ये सारी के सारी कैल्शियम कार्बोनेट जैसे डिकंपोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगी, और कुछ देर के बाद ये रिवर्स में आपस में क्या करने शुरू कर देंगे? कंबाइन होना, रिकंबाइन हो जाएंगी, जिसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और ये इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम इकट्ठा लिखें तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकंपोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जबकि रिवर्स में जब ये इसकी कंसंट्रेशन कम और इनकी बढ़ जाती है तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जिसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर क्या करती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देती है। तो ये था हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको अब हम रिलेट करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ। तो अब हम पढ़ते हैं, इससे पहले हम इस सारे को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद हमने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन मजीद दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल होता है, एक इसमें फॉरवर्ड और एक इसमें रिवर्स। फॉरवर्ड में रिएक्टर्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि रिवर्स में प्रोडक्ट जो होती है रिकंबाइन होकर या डिकंपोज होकर रिएक्टर्स बनाती है। हमने हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलना, हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना और हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन का बनना, ये हमने डिस्कस किया। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल है, और इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन है। इस तरह हमने कैल्शियम कार्बोनेट की डिकंपोजिशन पढ़ी, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिकंबाइन होने से कैल्शियम कार्बोनेट की कंपोजिशन को भी हमने डिस्कस किया। यह भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, और इस सारे टॉपिक में हमें यह बात समझ आई कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होगा वो क्लोज सिस्टम में होगा, जिसमें ना तो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से कुछ एस्केप आउट होगा, ना ही कोई इजाफी चीज इस सिस्टम में दाखिल होगी। अगर आप इस सिस्टम की कंडीशन भी चेंज करते हैं या कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो रिएक्शन की जो काइनेटिक्स हैं वो तब्दील हो जाएंगी। आज के लिए बच्चे इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम को रिलेट करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका एक हिस्सा डिस्कस किया था। रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने डिटेल के साथ विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। आज हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट करेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट करने से पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज वाला टॉपिक समझने में हमारे लिए आसानी हो। रिवर्सिबल रिएक्शन जो ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा डिकम्पोज होके या रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स बनाती है। इसमें दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जबकि रिवर्स में प्रोडक्ट डिकम्पोज या रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। अब हमने एग्जाम्पल ली थी हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने की, कि हाइड्रोजन और आयोडीन को एक रिएक्शन चैम्बर में हम क्लोज कर देते हैं और हीट करते हैं, तो जिसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। लेकिन कुछ देर के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह हमने एग्जाम्पल ली थी कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अगर ये सिस्टम ओपन होगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहेगा बल्कि इरिवर्सिबल हो जाएगा और ये रिएक्शन कुछ देर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम क्लोज है तो कोई भी रिएक्टेंट्स बाहर खारिज नहीं होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज नहीं होगी, जिसके नतीजे में कुछ देर के बाद कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और ये फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में रिएक्ट करके दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे। ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर। अब हम इसको रिलेट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ। सबसे पहले बच्चे इक्विलिब्रियम को समझें। इक्विलिब्रियम होता है तवाज़ुन। इन सब को समझने से पहले आप एक वर्ड रेट को समझें। रेट को बेटा उर्दू में शरह कहते हैं। शरह कहते हैं मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से किसी भी चीज में तब्दीली को रेट कहते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इस टॉपिक का आप कह लें मेन पॉइंट है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन के रेट से क्या मुराद है। देखिए बच्चे, आपको पता है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है, इनकी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन जो होती है हमारे पास वो होती है कि अमाउंट जो होती है, मोल हमारे पास जो होता है किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को कहते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब क्या हो रहा होता है कि इन सब्सटेंसेस की, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन का रेट से मुराद उस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स यानी सब्सटेंसेस जितने भी मौजूद हैं उनकी कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से जो चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब हमारे पास आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो टाइम तो उसको हम क्या कहते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे, सबसे पहले हमने रेट को समझ लिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन सब्सटेंसेस की चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ। अभी इक्विलिब्रियम स्टेट हम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो आप क्या कहें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि दोनों रिएक्शंस का, फॉरवर्ड का भी और रिवर्स का भी रेट सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस रिएक्शन, उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। यानी कि ये ऐसी स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसा होता है कि जब रेट्स बराबर हो जाते हैं तो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन जो होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट समझ आ गई कि ऐसी स्टेट है जिसमें दोनों रिएक्शन यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यानी कि रेट से मुराद उनकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स मिलकर जितने टाइम में प्रोडक्ट बना रहे हैं एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रही होती है। अगर मैं 10 मिनट की बात करता हूं तो 10 मिनट में जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना चुके होते हैं उतनी ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ऐसी स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये दो तरह की होती है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक देखिए बच्चे, लफ्जी मतलब स्टैटिक का साकिन हो जाता है, मतलब एक चीज रुकी हुई है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम तवाज़ुन है लेकिन रुका हुआ है, ऐसा कि स्टेबल जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम होता है आपके पास, ये होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन में कि रिएक्शन सीज टू बी स्टॉप, यानी रिएक्शन रुक जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। रिएक्शन सीज टू स्टॉप इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब एग्जांपल ले लें, आपके पास एक बिल्डिंग है, एक बॉक्स है, एक चेयर है, एक टेबल है, कोई भी है, आप उसके हर तरफ से इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दें। यानी कि देखें F1 फोर्स जितनी लग रही है, अगर ये 10 है तो ये भी हमारे पास कितनी है? 10। अगर ये 20 है तो ये भी हमारे पास कितनी है? 20। अब इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो सारी फोर्सेस एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को कैंसिल कर देंगी, एक दूसरे के असर को जायल कर देंगी, जिसके नतीजे में ये जो हमारे पास बिल्डिंग है ये अपनी जगह पर कायम रहेगी। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आ जाते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को। द डायनामिक, वर्ड डायनामिक मीन कंटिन्यू। ये लफ्ज जो हमारे पास डायनामिक है इसका मतलब होता है जारी रहना। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो तवाज़ुन की हालत है लेकिन जारी है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो केमिकल रिएक्शन रुकता नहीं है, never stop, but the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction। अब आप सिंपल से एग्जांपल ले लें कि आप किसी को 10 रुपए दे रहे हैं, वो आपको 10 वापस दे रहा है, आप 100 दे रहे हैं, वो 100 वापस दे रहा है, यानी रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रही है। ये प्रोसेस चल रहा है। The rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction, but opposite in direction। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं एट द सेम टाइम उतने प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, रेट्स बराबर हो गए बट रिएक्शन never stop। This state is called dynamic equilibrium state when the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction but take place in opposite direction। क्या मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, दोनों जो है प्रोसेस चल रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है, रेट सेम है। मतलब आप टाइम इंटरवल फिक्स कर लेते हैं, एवरी 5 मिनट्स के बाद आप चेक करते हैं 10 रिएक्टेंट्स 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 10 प्रोडक्ट एट द सेम टाइम रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रेट सेम, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। बच्चे ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ हमें स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट को शो कर रहा है और ये कौन सी स्टेट है? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। इस ग्राफ को बड़े तवज्जो से समझें और इसमें सबसे पहली बात मैं एग्जांपल लिख लेता हूं। हमारे पास हाइड्रोजन है और साथ हमारे पास आयोडीन है, तो ये देखें हमारे पास क्या बन रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको बैलेंस कर लें, 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन है तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस होगी, 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन। अब बात करते हैं, देखिए बच्चा, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, हमारे पास रिएक्शन चैम्बर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और आयोडीन मौजूद है, यानी कंसंट्रेशन, ये दोनों चीजें हमारे पास अब क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट्स है। आपको एक कुलिया बता देते हैं, एक फार्मूला बता देते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि
चलेगा कि कौन सा रिएक्टेंट्स है और कौन सा प्रोडक्ट है। आप देखें कि आपके पास जो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला एरो है, उस एरो की टेल की जानब जो भी चीज होगी वो रिएक्टेंट्स होगी, और उसके हेड की जानब जो भी चीज होगी वो प्रोडक्ट होगी। अब यहां देखिए फॉरवर्ड के लिए टेल पर हाइड्रोजन और आयोडीन है और हेड पर हाइड्रोजन आयोडाइड है, और रिवर्स में टेल पर हाइड्रोजन आयोडाइड है, यानी रिवर्स में ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। अब हम फॉरवर्ड की बात करते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन इनिशियल इनकी कंसंट्रेशन है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो है, रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास ज्यादा है, रिएक्टेंट्स ज्यादा है, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है। तो ज्यादा तेजी के साथ रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, तेज होगा। और ये देखें हमने इसीलिए यहां जीरो है, रेट हमने हाई से शुरू किया है, और वो किसका है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, यानी कि फॉरवर्ड का इनिशियल स्टेज पर ज्यादा होगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रही है। इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्टार्ट में बहुत तेज है और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगा, कम होता जाएगा। और अब आ जाए रिवर्स में, हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, शुरू में स्टार्ट में जीरो है, तो बहुत जल्दी क्या है, जीरो से ये बढ़ना शुरू हो रहा है, तेजी से रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बन रही है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट सिफर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब यहां देखें ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब दोनों के दोनों रेट्स बराबर हो जाते हैं, ना फॉरवर्ड का रेट बढ़ रहा है ना रिवर्स का रेट बढ़ रहा है, बल्कि दोनों के दोनों एक पैरेलल लाइंस में आ जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि इनके रेट्स क्या हो गए, बराबर हो गए। वो स्टेज जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ऑलवेज मेंशन व्हेन यू आर राइटिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम, आप ये मेंशन करें कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स के बराबर हो जाता है, लेकिन ये रिएक्शन रुकता नहीं है, रेट्स बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जारी रहते हैं, इस वजह से ये डायनामिक है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी, जिसमें रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर है, लेकिन हमने मेंशन नहीं किया कि ये जारी रह रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट है और ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का लफ्जी मतलब जो है कंटिन्यू है, यानी जारी है। तो यहां इस ग्राफ में हम ये समझे कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्यों तेज है स्टार्ट में और स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन स्टार्ट में ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है। आप देखिए कोई भी चीज खाली है, कोई भी चीज, और एक भरी हुई चीज से खाली चीज में बड़ी तेजी से मूव करेंगे, लेकिन आगे अगर कोई चीज बढ़ती जा रही है, फिर क्या होगा, उस आने वाली चीज को जब तक आगे जगह नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगी, वो उतनी स्पीड से नहीं आ जाएगी, उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह फिर क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जो हमारे पास चीज आ रही है वो उसकी मिकदार कम हो जाती है, और जो चीज हमारे पास पहले खाली थी अब उसकी मिकदार बढ़ गई, तो जिसकी वजह से रिवर्स, जिसको कहते हैं ओवरफ्लो होना शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह के हमारे पास रिवर्स में जो रेट होता है वो स्टार्ट में बड़ा तेज होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्टेबल हो जाता है। इसी तरह फॉरवर्ड का रेट जो होता है वो स्टार्ट में तेज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, स्लो, और आफ्टर सम टाइम वो भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और वो स्टेबिलिटी जहां पर रेट फॉरवर्ड और रिवर्स का बराबर हो जाए, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस चल रहे हैं अपोजिट और इक्वल क्वांटिटी में, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं कि ये रेट्स जो हैं बराबर हैं, लेकिन ये जारी हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से इस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और ये आज का हमारा टॉपिक था, पिछला यानी प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर हमारे पास ये पूरा एक टॉपिक हो गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या एक इनके दरमियान रिलेशन है। आज के लिए इतना ही, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम का हमने रिलेशन पढ़ा। पहले हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, आज हमने उसको रिलेट किया है डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ। तो रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ने से पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसके अलावा हमने फिर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ी जिसमें रेट फॉरवर्ड और रिवर्स का बराबर हो जाता है और रिएक्शन मिक्सचर में सारी कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में ये होता है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है, सीज हो जाता है। और इसमें हमने बिल्डिंग की एग्जाम्पल ली कि बिल्डिंग के
हर तरफ से लगने वाली फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है, फिर बिल्डिंग पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो हमारे पास सम है वो सिफर हो जाता है। इस वजह से बिल्डिंग गिरेगी नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बल्कि अपनी जगह पर स्टेबल रहेगी। इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, और डायनामिक इक्विलिब्रियम में यह है कि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट, और ये जारी रहते हैं। और इसके बाद हमने ये ग्राफ डिस्कस किया जिसमें टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन को हमने क्या किया, डिस्कस किया, और एक स्टेज पहुंच गई, एक ऐसी स्टेज मिली हमें जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर, लेकिन रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको सेहत दे, और थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ क्या रिलेशन था। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो कुछ देर के बाद रिकम्बाइन होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में दोबारा रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम का ये ताल्लुक है कि डायनामिक का लफ्जी मतलब जारी रहना है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़न। आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। अगर हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को टाइम के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऐसी स्टेज जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ हो जाए, इस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन को हम मैक्रोस्कोपिकली किस तरह देख सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो उसमें हम देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं। आपको पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये पहली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन की कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। सेकंड देखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है स्टार्ट में बड़ा स्पीडी होता है, और आफ्टर सम टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ इसका रेट डिक्रीज करता है। हमने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो हमने ग्राफ ड्रा किया था लाइन, वो हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ आ रही थी, क्योंकि स्टार्ट में इसका रेट तेज होता है और ग्रेजुअली ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें देखें कि इस तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं और इस तरफ प्रोडक्ट, तो लेफ्ट टू राइट टेक प्लेस होता है। और एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट एंड स्लो डाउन ग्रेजुअली। वक्त के गुजरने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आ जाते हैं रिवर्स रिएक्शन की तरफ। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट रिकम्बाइन हो रही होती है रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, और आपको पता है कि प्रोडक्ट हमारे पास आम रिएक्शन में राइट साइड पर और रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पर। रिवर्स में क्या होगा कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। स्टार्ट में आपके पास प्रोडक्ट ना होने के बराबर होती है। इट मींस दैट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज वेरी निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो स्टार्ट में इसका रेट निग्लिजिबल होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसका रेट इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो ये थी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की। अब आ जाते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। लो बच्चे, एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब हमने डीकंपोजिशन की तो हमने क्या किया, एक जार लिया,
ओपन जार, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट अप किया, जिसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जार के ओपन होने की वजह से एस्केप आउट कर गई और वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इट मींस दैट इक्विलिब्रियम के लिए, पहली बात, डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास रिएक्शन का रिवर्सिबल होना जरूरी है। और रिवर्सिबल रिएक्शन तब होगा जब आपका सिस्टम क्लोज होगा, यानी कि ना तो आपके सिस्टम में कोई चीज इन हो रही है और ना ही आपके सिस्टम से कोई भी रिएक्टेंट्स आउट हो रहा है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, वो यही है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली ऑन इन क्लोज सिस्टम। तो ये एग्जाम्पल आपको हमने दी थी कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन क्या होगी, ओपन सिस्टम में कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज सिस्टम में रिवर्स रिएक्शन भी होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कुछ देर के बाद दोबारा रिकंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेज है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि क्या हो रहा होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्ड वन क्या है कि आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को किसी भी साइड से, बोथ हैंड से आप अचीव कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। अगर आप क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अगर आप रिएक्टेंट्स ले लें या आप प्रोडक्ट ले लें, सिस्टम क्लोज होगा तो आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम द रिएक्टेंट्स आर फ्रॉम प्रोडक्ट्स। कि आप रिएक्टेंट्स हो या आपके पास प्रोडक्ट हो, सिस्टम क्लोज होना चाहिए तो आप इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। देखिए N2 और H2 अमोनिया का जो बनने का प्रोसेस है, हाबर प्रोसेस, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियाद पर आप कोई भी केमिकल इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री लगाने का मकसद हमारा प्रोडक्ट को गेन करना होता है, प्रोडक्ट हासिल करना होता है। लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि इसमें तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स के बराबर हो जाता है, जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। लेकिन N2 और H2 मिलकर अमोनिया बना रहे हैं और ये इंडस्ट्री में प्रोसेस इस्तेमाल भी होता है। तो इस प्रोसेस को फिर वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं, तो वो ये करते हैं कि कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट। वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अमोनिया को वहां से रिमूव करते जाते हैं। तो वो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही रहता है, रिवर्स रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि आप रिवर्सिबल रिएक्शन को, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज को आप क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप टेम्परेचर बढ़ा दें, आप प्रेशर बढ़ा दें, आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बढ़ा दें या कम कर दें, जिसके नतीजे में इक्विलिब्रियम जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन दोबारा फिर कुछ देर के बाद अगर आप कंडीशंस को फिर दोबारा पुरानी कंडीशंस पे ले जाएं तो वो इक्विलिब्रियम आप दोबारा अटेन कर सकते हैं। इट मींस दैट यू कैन चेंज एंड यू कैन अटेन द इक्विलिब्रियम बाय डिस्टर्बिंग द कंडीशंस लाइक कंसंट्रेशन, लाइक प्रेशर, लाइक टेम्परेचर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस एंड मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में हमने फॉरवर्ड के लिए पढ़ा कि ये रिएक्टेंट्स का मिलकर प्रोडक्ट बनाने का अमल होता है, ये लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करता है, इनिशियल स्टेज पर ये फास्ट होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। रिवर्स के लिए हमने पढ़ा कि ये प्रोडक्ट का रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाने का अमल है, ये राइट टू लेफ्ट प्रोसीड करता है और इनिशियल स्टेट में की जो रेट होता है निग्लिजिबल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज करता है। इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डायनामिक इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्कस की कि इट कैन बी अचीव्ड ओनली ऑन इन क्लोज सिस्टम। उसके अलावा रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। और इसके अलावा इसको हम बोथ एंड से अचीव कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम प्रोडक्ट और फ्रॉम रिएक्टेंट्स। और इसको हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं अंडर द गिवन कंडीशन। हम इसको दोबारा अटेन भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन
concentration, by changing pressure, by changing temperature, we can disturb and we can achieve again. This is our today's lecture, and I hope you will enjoy our lectures. Please subscribe our channel and click the bell icon so you can get our latest videos about educational lectures. Thank you very much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अज़ीज़ तलबा तालबात, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन है. ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इसमें यह होता है कि आपके पास एक जनरल इक्वेशन आपको दी जाएगी, जिस इक्वेशन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी फाइंड करना है. अब हम सब इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं और हम इंशाल्लाह के सी कैलकुलेट भी करेंगे एक जनरल रिएक्शन के लिए. गुलबर्ग और वेग ने 1869 में ये लॉ पेश किया. इस लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन को समझे. डेफिनेशन पर ही ये सारा का सारा लॉ है, इसलिए तवज्जो से आप इस डेफिनेशन को समझें कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेस. यानी कि एक सब्सटेंस जिस रेट पर रिएक्ट कर रहा है वो रेट इसके एक्टिव मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दूसरा हिस्सा इसका क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद किसी भी रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का वक्त के लिहाज से तब्दील होना रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है. तो किसी भी रिएक्शन का रेट जो है उस रिएक्शन के रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की प्रोडक्ट यहां पर हासिले ज़रब है. मल्टीप्लिकेशन से मुराद है, प्रोडक्ट वो नहीं है जो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट वाली बात करते हैं. तो क्या है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट असल में हासिले ज़रब के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि आपके पास एक रिएक्शन है, उसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनका हासिले ज़रब, लेकिन उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को आपने मोलर कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मैसेज में डिनोट करना है और उस रिएक्शन का रेट उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो ये हमारे पास इस लॉ की ये स्टेटमेंट है. इसी स्टेटमेंट की बुनियाद पर हम एक जनरल रिएक्शन है, हमारे पास ए रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करता है तो सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं. इस जनरल रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे? हम इस लॉ को इस जनरल रिएक्शन पर अप्लाई करके के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे. अब देखते हैं कि हमारे पास, आपको पता है हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन. तो सबसे पहले हम रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए लिखेंगे, फिर हम रिवर्स के लिए लिखेंगे. तो आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के. देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप एरोहेड को देखें, एरोहेड की टेल की जानिब जो चीज लिखी होती है, जो भी आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं वो असल में रिएक्टेंट्स हैं, और जो हेड की तरफ होते हैं, टेल की तरफ रिएक्टेंट्स और हेड की तरफ प्रोडक्ट्स होती हैं. अब देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेज के रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं? ए और बी. तो ये हमारे पास ए और ये हमारे पास
बी। अब यहां देखिए हमने इनकी प्रोडक्ट ली है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपने आम फिजिकल इक्वेशंस पढ़ी हैं और उनमें आपने देखा है कि जब भी दो इक्वेशंस के दरमियान प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है, दो हमारे पास क्वांटिटीज के दरमियान, तो उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम किसी कांस्टेंट के साथ क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम इक्वल का साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां अगर हम इक्वल साइन लेके आए तो ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। रेट को आर से एफ फॉर फॉरवर्ड इक्वल टू, यहां हमारे पास के कांस्टेंट होता है और एफ जो होगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट हो गया, और इस तरफ हमारे पास क्या आ गया ए, और दूसरी तरफ हमारे पास ये बी, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब आते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की तरफ। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के। अब यहां देखें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रिवर्स के लिए क्या है, सी और डी, तो सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, दूसरी तरफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, और इनके दरमियान हासिल ज़रब, ये फुल स्टॉप ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड बात है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसी तरह रेट आर से, आर रिवर्स के लिए आर इक्वल टू के आर, और ये हमारे पास C और ये हमारे पास क्या हो गया D। यहां तक हमने क्या किया, इस लॉ को हमने अप्लाई कर दिया इस जनरल इक्वेशन पर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए भी। अब हमारा गोल क्या है, एम क्या है, वी हैव टू फाइंड Kc, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने फाइंड आउट करना है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है वो कब आती है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। इट मींस दैट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जब बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास आ गया के एफ और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के आर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर ले। हमको पता है कि के जो सी है वो इक्वल होता है के एफ ओवर के आर। तो यहां देखें के एफ को इधर ही रहने दें, के आर को इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा के एफ डिवाइडेड बाय के आर, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू, हमारे पास इधर क्या बच गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। हमें ए और बी नहीं चाहिए तो इधर डिवाइड कर देते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, और इधर भी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहां से ये कट गए तो हमारे पास के एफ ओवर के आर इक्वल टू किसके होते हैं, के सी के, तो वो क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये हमारे पास के सी आ गया। यही इस लॉ के जरिए हम निकालना चाह रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये मैथमेटिकल फॉर्म आप इसको एक प्रैक्टिस के तौर पर अपने रजिस्टर्स पर इनको जरूर प्रैक्टिस करें, ये इसी तरह आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो इस टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा। लॉ ऑफ मास एक्शन ये गुलबर्ग और वेग ने 1869 में ये पुट फॉरवर्ड किया, पेश किया, और इस लॉ की स्टेटमेंट ये थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन के आपने रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन लेनी है, और अगर आपके पास रिवर्स रिएक्शन है तो रिवर्स रिएक्शन में भी आपने रिएक्टेंट्स जो है रिवर्स रिएक्शन के उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। तो ये हमारे पास
पास हमने इस जनरल इक्वेशन के लिए ये अप्लाई किया। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी थे हमारे पास रिएक्टेंट्स, तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया। हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया तो कांस्टेंट लेके आए, के फॉर कांस्टेंट, एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और रेट कांस्टेंट है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और ये रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन के लिए। इसी तरह आपको पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, यानी ये और ये बराबर है, तो इट मींस दैट ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो वैल्यू के बराबर लिया, फिर हमने कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लिया और जो हमारे पास रिएक्टेंट सब्सटेंसेस थे उनकी मोलर कंसंट्रेशन को एक तरफ कर लिया, तो हमारे पास जो फाइनल आ गया के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो के एफ ओवर के आर हमें पता है किसके बराबर है, के सी के, तो के सी हमारे पास आ गया सी डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए बी की मोलर कंसंट्रेशन के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम इसका पढ़ेंगे, हम एक और जनरल इक्वेशन के लिए इसको हम दोबारा डिराइव करेंगे, और लेकिन उसमें और इस इक्वेशन में थोड़ा सा रद्द-बदल होगा। यहां हमारे पास कोई इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, सिंपल इक्वेशन है। तो जो नेक्स्ट हम एग्जांपल करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, तो उसमें हम इन रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के हम नंबर ऑफ मोल्स भी लेंगे, 2 टाइम 3 टाइम, जिस तरह आप देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम 10th क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन और एक जनरल रिएक्शन के साथ के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट किया था। आज हम इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस जनरल रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शंस। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैं डेफिनेशन को रिवाइज कर लेता हूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में उस रिएक्शन का रेट जो है वो उस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के बराबर है। यानी कि आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट उस फॉरवर्ड रिएक्शन में मौजूद रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के बराबर होता है। अब यहां जो इस टॉपिक में हम एडिशन करेंगे, आपको पता है कि हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं या हमारे पास प्रोडक्ट होती हैं, तो उसके नंबर्स ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम होल नंबर को यानी किसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। उन डिजिट्स को हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में उन नंबर ऑफ मोल्स को आपने क्या करना है, आपने जस्ट एडिशन करनी है। उन नंबर ऑफ मोल्स को आपने उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देना है। तो अब हम इसको मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन के लिए, ये हमारे पास रिएक्शन है, यहां ए मोल्स हैं ए के, बी मोल्स हैं बी के, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, सी मोल ऑफ सी बनते हैं और डी मोल ऑफ डी बनते हैं। अब ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी हैं, ये असल में नंबर ऑफ मोल्स हैं ए बी सी और डी के रिस्पेक्टिवली। तो अब इन नंबर ऑफ मोल्स को आप लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या करेंगे, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम रेट लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो मोलर कंसेंट्रेशन आपके पास क्या आ गई, ए की ए मोलर कंसेंट्रेशन होगी, उसके बाद प्रोडक्ट बी की मोलर कंसेंट्रेशन क्या होगी, बी हो गई। ये हमारे पास लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर का था। अब एडिशन क्या करनी है इसमें, हमने एडिशन ये करनी है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स को रिस्पेक्टिव सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देने, यानी कि ए की मोलर कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल क्या है ए, तो ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर ए, इसी तरह बी, तो इसकी भी पावर क्या बन जाएगी बी, यहां तक। नेक्स्ट, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम खत्म करते हैं, इक्वल का साइन आ जाएगा। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट के लिए हमने क्या यूज किया था, आर, एफ फॉर फॉरवर्ड, और कांस्टेंट आपको पता है के होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के एफ हो जाएगा। इसी तरह ए की कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन पावर ए मल्टीप्लाई बाय बी की मोलर कंसंट्रेशन पावर बी, और ये ए और बी जो स्मॉल है ये असल में इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हमने ये इनकी पावर्स बना दी। नेक्स्ट, रिवर्स रिएक्शन के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब रिवर्स रिएक्शन के लिए जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो सी और डी हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, और कोफिशिएंट्स को इनकी क्या कर देना है, रिस्पेक्टिव पावर बना देना है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन, और रेट आर रिवर्स के लिए आर, के फॉर कांस्टेंट, आर फॉर रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, और हमारे पास क्या आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी और मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या होता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि आर एफ जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और आप देखें आर एफ आर के बराबर हो गया, इट मींस दैट ये जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ए है ये हमारे पास इक्वेशन बी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ए मोलर कंसंट्रेशन ए और बी मोलर कंसंट्रेशन पावर बी इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं के सी, और के सी इक्वल होता है के एफ यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो हम के एफ के बटे में क्या आना चाहिए के आर, तो क्या होगा के एफ डिवाइडेड बाय के आर और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। के आर को हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइडेड कर दिया। हमें ये वाला हिस्सा, सिर्फ हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको इधर भी डिवाइड कर देते हैं और इधर भी, तो इसके नतीजे में क्या होगा ए मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय बी मोलर कंसंट्रेशन, और इसी तरह इधर हमारे पास क्या आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो ये यहां से कट गया, ये के आर से कट गया, हमारे पास बच गया के एफ ओवर के आर इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो ये हमारे पास ये जो फैक्टर है हमने पढ़ा है वो किसके इक्वल है, के सी के, तो हमारे पास के सी इक्वल आ गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी।
तो ये हमारे पास Kc आ गया जो हमने फाइंड आउट करना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन Kc को हमने फाइंड आउट करना था। ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि लॉ को हमने इस इक्वेशन पर अप्लाई किया। लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, कि आपके पास किसी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन के रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की नंबर ऑफ मोल्स को, कोफिशिएंट्स को आपने उनकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देना है। तो इसको हमने अप्लाई किया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट थे तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब, और ये नंबर ऑफ मोल्स कोफिशिएंट्स को हमने इनकी पावर बना दिया। इक्वल प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करके इक्वल लेके आए। उसके बाद हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए सेम, रिवर्स के लिए ये आपके पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे, और हमने इसके लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया, कांस्टेंट लेके आए। आपको पता है इक्विलिब्रियम में दोनों रेट्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इन इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन आ गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक जनरल रिएक्शन के लिए Kc हमने फाइंड आउट किया। आज के लिए बच्चे इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने इन दो रिएक्शंस के लिए Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस लॉ के लिए, इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने जनरल एक्सप्रेशन जो हमारे पास थे उनके लिए हमने Kc फाइंड आउट किया था। आज हमारे पास दो केमिकल रिएक्शंस हैं, इनके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत डिराइव करेंगे Kc। तो हम पहले फर्स्ट रिएक्शन को, तो हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर NO बनाते हैं। इस रिएक्शन के लिए हमने Kc फाइंड आउट करना है। और दूसरा रिएक्शन हमारे पास हार्बर प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो पहले रिएक्शन में सबसे पहले हम लिखते थे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट जो है वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। याद रहे ये सबस्क्रिप्ट जो है ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये जो 2 है ये नंबर ऑफ मोल्स है जिसको हमने कोफिशिएंट बनाना है। इन ये जो दो लिखे हुए हैं इनको हमने कोफिशिएंट नहीं बनाना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और ये N2 की मोलर कंसंट्रेशन और O2 की मोलर कंसंट्रेशन, और इधर हमारे पास RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सेम इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिवर्स रिएक्शन के हमारे पास रिएक्टेंट के। तो NO जो है रिवर्स रिएक्शन का रिएक्टेंट है, और ये 2 जो है ये इसकी क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा। इसी तरह R इक्वल टू KR NO की पावर 2। अब आपको पता है एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के। और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आपको पता है हमारे पास क्या आ गया, के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे ये के आर के एफ के बटे में आ जाएगा, के एफ ओवर के आर इक्वल टू ये इसके बटे में चला जाएगा NO मोलर कंसंट्रेशन पावर 2 ओवर N2 की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय O2 की मोलर कंसंट्रेशन। और ये फैक्टर आपको पता है कि के एफ जो होता है ओवर के आर इक्वल टू के सी। तो हमारे पास के सी आ गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो ये इस इक्वेशन के लिए हमने क्या निकाला, मोलर के सी की वैल्यू निकाली, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया। दूसरा रिएक्शन हमारे पास N2 प्लस 3H2 और 2NH3 हमारे पास है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। इसको हम पहले बैलेंस करना सीख लेते हैं कि ये हम इक्वेशन बैलेंस किस तरह करेंगे। देखिए इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 हैं, जबकि राइट हैंड साइड पर नाइट्रोजन के 1 और हाइड्रोजन के 3 एटम है। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए। तो हाइड्रोजन के 6 पूरे करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। अब इसके लिए हमने क्या करना है, के सी हमने फाइंड आउट करना है। तो के सी के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो ये N2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ गया, H2। अब H2 का नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कितने, 3 है, तो उसका 3 पावर बन जाएगी। और इक्वल साइन आ गया, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन RF, और ये हमारे पास क्या आ गया, N2 और इधर H2, ये पावर 3। नेक्स्ट ये इक्वेशन हमारे पास A। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NH3, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, की पावर बन जाएगी 2। R इक्वल टू के आर NH3 की पावर 2, ये हमारे पास इक्वेशन B। और एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, के एफ N2 H2 की पावर 3 इक्वल टू के आर NH3 की पावर 2। तो सिंप्लीफाई करें, के एफ के बटे में क्या आ जाएगा, के आर और NH3 की पावर 2 के बटे में क्या आ जाएगा, N2 और H2 की पावर 3। तो ये आपको पता है फैक्टर क्या है, के एफ ओवर के आर इक्वल टू के सी। तो हमारे पास के सी आ गया NH3 की पावर 2 ओवर N2 H2 की पावर 3। तो ये दोनों इक्वेशंस के लिए हमने क्या किया, के सी को फाइंड आउट किया। हम इनको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इन पर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन की हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके नंबर ऑफ मोल्स को उनकी रिस्पेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देते हैं। तो यही लॉ हमने अप्लाई किया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट्स थे
उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म किया, फैक्टर लेके आए कांस्टेंट एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के लिए हमने रिवर्स के लिए रिएक्टेंट्स ये थे, ये 2 जो है ये उसकी पावर बन गया। तो ये हमने इक्विलिब्रियम पर हमें पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है, तो ये हमने इक्वेट किया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके हमने Kc फाइंड आउट कर दिया। इसी तरह इस रिएक्शन के लिए हमने सबसे पहले सीखा कि इस इक्वेशन को हमने बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस करने के बाद हमने लॉ को अप्लाई किया और हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखा, रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट लिखा, और उसके बाद इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हमने इसी तरह इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास एंड जो रिजल्ट आ गया वो Kc आ गया, जो हमारा मतलूब था, जिसको हमने फाइंड आउट करना था। तो ये था बच्चे आज के लिए टॉपिक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc कहते हैं, और प्रीवियस लेक्चर में हम Kc को मैथमेटिकली हम प्रूफ कर चुके हैं कि Kc को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, और हमने इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया। Kc के यूनिट, Kc सबसे पहले होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशनली अगर आप देखें तो Kc को हम लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स to the product of the molar concentration of the reactants raised to the power of coefficients in a balanced chemical equation। आसान लफ्जों में समझें कि हमारे पास Kc क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन और जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स हैं उसको उसकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना दें। ओवर बटे में आप रिएक्टेंट्स जो हैं उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, उसके मोलर कंसंट्रेशन की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको उसके कोफिशिएंट बना दे, तो आपके पास जो रेशो आती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की, उस रेशो को हम Kc कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है कि हमारे पास A प्लस B, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसके लिए प्रोडक्ट बनती है C प्लस D। अगर आप डायरेक्ट इसके लिए Kc लिखना चाह रहे हैं तो Kc है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि C D ओवर A और B। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रेशो बनी है, इस रेशो को हम Kc कहते हैं। अगर आपके पास कोफिशिएंट्स भी आ जाएं A, B, C और D, तो उन कोफिशिएंट्स को एज सच आपने क्या कर देना है, उनकी पावर बना देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Kc आ गया, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। याद रहे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर कोफिशिएंट्स और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर कोफिशिएंट्स। तो ये कन्वेंशनली ये आप आसान मेथड है, इजी वे है, आप Kc को लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि हमने Kc को मैथमेटिकली प्रूफ किया। तो हमने देखा कि Kc के अपर में, जिसको हम शुमार कुनिंदा कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, वहां हमेशा क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, हमारे पास रिएक्टेंट्स आते हैं। तो Kc को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन, और जो उनके कोफिशिएंट्स हैं उनको उनकी रिस्पेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देना। याद रहे कि Kc जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब आते हैं कि Kc के यूनिट्स क्या होंगे। तो Kc के यूनिट्स डिपेंड करते हैं आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर।
अब आपके पास अगर किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल के बराबर हो जाए, क्योंकि एक रेशो है तो रेशो में एक दूसरे को वो दोनों कैंसल आउट कर देंगे, हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है तो केसी का कोई ना कोई यूनिट होगा। इससे पहले आप ये बात ध्यान में रखें कि एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूनिट जो है वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। अब सबसे पहले आप इसके लिए केसी लिखें, और केसी क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी HI⁻² ओवर H2 और I2। अब आपको पता है एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूनिट क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो ऊपर कितनी पावर है 2 और बटे में मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हाइड्रोजन के लिए, और इसी तरह मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आयोडीन के लिए। तो देखिए ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो केसी का क्या आ गया, नो यूनिट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, यहां नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, तो केसी आप सबसे पहले लिखें। केसी क्या आ जाएगा, कन्वेंशनली जो हमने तरीका इख्तियार किया है उसमें प्रोडक्ट को हमने न्यूमरेटर में लिखना है NH3⁻² और रिएक्टेंट्स को हमने क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये हमारे पास N2 और H2⁻3। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर कितनी आ गई 2 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर नाइट्रोजन के लिए और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 3 हाइड्रोजन के लिए। तो अब देखें हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 2, क्योंकि ये देखिए 2 और हमारे बटे में कितने हैं 3 और 1 4, तो 4 में से अगर 2 निकाल दे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 2, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोल, मोल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये क्यूबिक डेसीमीटर 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, लेकिन माइनस था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास केसी का यूनिट आ गया इस रिएक्शन के लिए। तो देखिए केसी का कोई ना कोई यूनिट होगा जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। इफ the number of moles of the reactants are equal to the number of moles of the product, then Kc has no unit। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का, और हमारे पास जो है आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका यूनिट है। तो इसमें हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि ये रेशो है प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की, और इसमें जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनको हम रिस्पेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देते हैं। तो ये हमारे पास केसी आ गया। केसी के लिए ये है कि केसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। फिर हमने यूनिट्स डिस्कस किए कि एक स्क्वायर ब्रैकेट यानी मोलर एक्टिव मास जो हम लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होता है। तो अगर केसी का यूनिट नहीं होगा अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद बराबर होगी, और अगर तादाद बराबर नहीं है तो केसी का कोई ना कोई यूनिट होगा। हमने 2 एग्जांपल से ये साबित किया। पहले एग्जांपल में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर थे, केसी का कोई यूनिट नहीं था, और दूसरी में हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं थे तो केसी का कोई ना कोई यूनिट आ गया। ये था आज का टॉपिक। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ तलबा तालबात, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम 10th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट के मुतालिक पढ़ा था, तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। तो हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के होता है और ये रेशो होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान, और जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स की पावर बना देते हैं, कंसंट्रेशन की पावर बना देते हैं। तो के के यूनिट्स के मुतालिक हमने ये पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर हो तो के का कोई यूनिट नहीं होता, और अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बराबर ना हो तो के का कोई ना कोई यूनिट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि के हम क्यों फाइंड आउट करते हैं और के की इंपॉर्टेंस क्या है। एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस दो तरह से है। एक तो हमारे लिए ये क्या करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की प्रेडिक्शन करते हैं, यानी आपने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया, कुछ देर के बाद आप के की वैल्यू की मदद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आया कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, या ये रिएक्शन के यानी इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर चुका है। ये आप कैसे देखेंगे, ये आपको के की न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चलेगा। और दूसरा इसका यह है कि आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी इस के की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन किस हद तक होगा, कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंस हैं के की। तो आज पहली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस को समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल को समझेंगे कि हमारे पास एक रिएक्शन है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन को एक जार में हम बंद करके हीट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हाइड्रोजन कलरलेस गैस है, जबकि आयोडीन जो है ये पर्पल कलर की गैस होती है। इन दोनों गैसेस को हम इकट्ठा करते हैं और कुछ देर के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाती है, यानी कि आयोडीन का पर्पल कलर जो रिएक्शन के स्टार्ट में हमें नजर आ रहा है, कुछ देर के बाद वो फेड यानी मध्यम होना शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन आयोडीन जो कि कलरलेस गैस है वो बनना शुरू हो जाती है। तो ये फॉरवर्ड था। कुछ देर के बाद रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है जो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर आ जाता है और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। अब यहां देखें कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 57 है और टेम्परेचर 700 केल्विन हो तो इसकी वैल्यू इतनी होगी। अब इस वैल्यू से हम किस तरह रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चे, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि ये रिएक्शन कितनी देर के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेगा। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद एक इंटरवल बना लेते हैं कि हम इस टाइम, इस वक्फे के बाद हम इसकी कंसंट्रेशन चेक करेंगे। तो हमने एक टाइम टी का मतलब कोई स्पेसिफिक इंटरवल है। इस टाइम टी के लिए हमने हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की सैंपल से कंसंट्रेशन सैंपल लिया, यानी कि हमारे पास जो भी मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर, हमने वहां से सैंपल लिया और एक टाइम टी जो है ये 10 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। तो आप उस टाइम के हिसाब से क्या करें, हमने रिएक्शन मिक्सचर से एक सैंपल लिया, उस सैंपल में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन देखी, आयोडीन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन हमने वहां से फाइंड आउट की। अब क्या करते हैं, इस कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो किसी खास वक्त के लिए लिया जाता है उसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, यानी उसको क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैथमेटिकल वे जो है वो वही है कि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन HI की पावर कितनी आ जाएगी, 2 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास H2 और
I2। बेटा इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास हैं, वो पुट कर दें 0.40 और 0.10, 0.20। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो QC की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 8.0। तो ये हमारे पास QC की वैल्यू आ गई। अब इस QC की वैल्यू से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आया कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, या फिर हमारा रिएक्शन इस टाइम t के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर चुका है। तो इसके लिए बेटा तीन कंडीशन है, या तो QC की वैल्यू KC की वैल्यू से कम होगी, या QC की वैल्यू जो हम किसी टाइम इंटरवल के लिए हम उसकी कंसंट्रेशन को लेके हम निकाल रहे हैं वो KC की वैल्यू से ज्यादा होगी, या फिर QC की वैल्यू उस टाइम के लिए KC की वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। तो इन तीन कंडीशन से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वो कंडीशन देखें, पहली कंडीशन है कि अगर QC की कीमत जो वैल्यू है वो KC से कम हो तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहां देखें हमारे पास वैल्यू कितनी है 8 है, हमने जाना किस तरफ है 57। तो आप देखें कि रिएक्शन क्या करेगा, 8 मतलब कम वैल्यू है किससे 57 से, तो मतलब डायरेक्शन कौन सी होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन QC की देखिए वैल्यू कम है, KC का जो सर्कल है वो ज्यादा है, इट मींस दैट फॉरवर्ड रिएक्शन होगा हमारे पास, ज्यादा रिएक्टर्स मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे और हमारे पास जो KC है क्योंकि ज्यादा है और QC कम है, इस वजह से हमने इस वैल्यू से अंदाजा लगा लिया कि हमारा रिएक्शन अब किस सीमत में जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब दूसरा है क्या है कि अगर हमारे पास QC की वैल्यू ज्यादा आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने QC अगर मैं फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए हमने QC फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया 60। अब देखें हमारे पास KC कितने 57, QC कितना आया 60। अब क्या है QC बढ़ गया है KC कम है, इसका क्या मतलब है कि हमने जाना 57 पे है और हम पहुंचे 60 पे हैं, तो हम क्या करेंगे रिवर्स में आएंगे। तो अगर QC ज्यादा हो KC से, यहां देखें QC का सर्कल बड़ा है और KC का सर्कल छोटा है, तो डायरेक्शन कौन सी है रिएक्शन की रिवर्स। अब देखें तीसरा, अगर हमारे पास वैल्यू QC की टाइम के लिए क्या आ जाती है 57 या 56.5 अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाती है KC के, तो फिर क्या होगा कि हम उस स्टेट को क्या कहेंगे कि ये कौन सी स्टेट है इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि KC की न्यूमेरिकल वैल्यू से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन किस सीमत में जा रहा है, आया कि वो फॉरवर्ड है रिवर्स है या वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर चुका है। तो इसका तरीका का ये होता है कि आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, आप एक इंटरवल बना लेते हैं, एक टाइम मुख्तस कर लेते हैं कि हमने हर 10 मिनट के बाद सैंपल चेक करना है, हर 20 मिनट के बाद हमने चेक करना है। तो आप क्या करते हैं उस खास टाइम के लिए आप सैंपल वहां से मिक्सचर से सैंपल लेते हैं और उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आप क्या करते हैं उससे फाइंड आउट करते हैं और उस कंसंट्रेशन को आप इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, यानी QC। और जो QC की वैल्यू आती है आप उस QC की वैल्यू को KC की वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे, जिसके नतीजे में आपको पता चल जाएगा कि अगर कम है QC KC ज्यादा है तो फॉरवर्ड, QC ज्यादा है KC कम है तो रिवर्स, और अगर अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन जो क्या कर सकते हैं KC की न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन KC की न्यूमेरिकल वैल्यू से किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा तालिबात, केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है
हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू से किस तरह हम एक रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज इसका दूसरा हिस्सा है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू के सी की न्यूमेरिकल वैल्यू से हम एक रिएक्शन की हद किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक रिएक्शन किस हद तक होगा, कितनी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन कर ले वो रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू से किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस में हमने ये देखा था कि हमने एक स्पेसिफिक इंटरवल के लिए रिएक्शन मिक्सचर से सैंपल लिया और उस सैंपल में हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमने फाइंड आउट किया और उसको हमने रिएक्शन कोशेंट यानी क्यूसी की एक्सप्रेशन में हमने उन वैल्यूज को पुट करके हमने एक मैथमेटिकल क्यूसी की वैल्यू निकाली और उस क्यूसी की वैल्यू को हमने क्या किया, केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू से हमने कंपेयर किया, जिससे हमें पता चला कि या तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिएक्शन रिवर्स होगा या वो रिएक्शन केसी अटेन कर चुका होगा। अब एक्सटेंट हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन के लिए केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, यानी कि बहुत ज्यादा है, कम है या फिर कंपेरेबल है, यानी ना ज्यादा है और ना कम है। तो पहला जो इसका है केस है वो है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। केसी की लार्ज वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हो लार्ज, तो फिर हम कैसे इससे हम समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन की हद क्या होगी। अगर देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी 2.2 इंटू 10⁻²2। इतनी ज्यादा केसी की वैल्यू का मतलब यह है कि ये रिएक्शन में बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी और फिर जाकर इक्विलिब्रियम स्टेट वो अटेन करेगा। यानी कि आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट में आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगी, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होगा, तब जाके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर आ जाएगा और वो केमिकल रिएक्शन क्या कर लेगा, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। तो देखिए मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट प्रोडक्ट एंड द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। कि अगर केसी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब कि रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स की अमाउंट निग्लिजिबल है, तब जाके इनके रेट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रहे, कंफ्यूज नहीं होना कि इक्विलिब्रियम का मतलब रेट्स ऑफ रिएक्शंस का इक्वेट होना है। अमाउंट पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशंस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम आपके पास स्टेट डिपेंड नहीं करती। इक्विलिब्रियम स्टेट आ सकती है कब, जब रेट्स बराबर हो जाए। अब ये कब बराबर होंगे वो हमें बताएगी केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पहला केस हमने पढ़ा कि केसी की अददी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएंगे, तब जाकर रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होगा, तब जाकर हमारे पास क्या आएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। दूसरा है हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। आप देखिए यहां कि हमारे पास एक रिएक्शन है कि अमोनिया बनती है, अमोनिया डिकम्पोज हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, और इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है। इसका मतलब क्या है, केसी की स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि बहुत कम रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और दोनों रिएक्शंस यानी फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट बराबर हो जाएंगे और रिएक्शन क्या कर लेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लेगा। तो केसी की स्मॉल वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट निग्लिजिबल होगी, क्योंकि केसी की क्या है, स्मॉल वैल्यू है, और बहुत जल्द क्या हो जाएंगे, रिएक्शंस के रेट बराबर हो जाएंगे और केसी जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है वो अटेन हो जाएगी। तो यहां देखिए मिक्सचर कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट
इसमें प्रोडक्ट बहुत कम होती है और ज्यादा मिकदार किसकी होती है, रिएक्टेंट्स की। मैं फिर बता रहा हूं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, उस पर इक्विलिब्रियम स्टेट डिपेंड नहीं करती। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो रेट्स के बराबर होने का नाम है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जैसे ही बराबर हो जाता है, अब इसमें यह नहीं हो सकता कि आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटीज है, कंसंट्रेशन है, वो 50% प्रोडक्ट हो, 50% रिएक्टेंट्स हो, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि आपके रेट्स बराबर होने चाहिए। तो देखें 3.0 इंटू 10⁻⁹ वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो इसका मतलब बहुत जल्दी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, दोनों के रेट्स फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के बराबर हो जाएंगे और केसी यानी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है हमारे पास अटेन हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। आखिरी इसका केस है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है केसी की नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, कि ना ही कम है ना ही ज्यादा है। तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की क्वांटिटीज कंपेरेबल होगी, तब जाके क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाएगी। तो देखिए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इस रिएक्शन के लिए केसी की जो वैल्यू है वो वेरी वेरी स्मॉल, सॉरी, ना ज्यादा है और ना ही कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम क्या कर ले, ये इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटीज हैं, वो कंसंट्रेशंस हैं, वो कंपेरेबल होंगी। तो ये थे हमारे पास 3 केसेस हमने पढ़े कि हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पहला हमने पढ़ा कि लार्ज वैल्यू होगी तो रिएक्टेंट्स बहुत कम, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, तब जाके रेट्स बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। स्मॉल वैल्यू में क्या कहा हमने कि बहुत कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएंगे, रेट्स बहुत जल्दी इक्वेट हो जाएंगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाएगी। और अगर ना कम हो ना ज्यादा हो तो फिर कंपेरेबल अमाउंट्स होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तब जाके रेट्स बराबर होंगे और इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होगी। याद रहे इक्विलिब्रियम स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर डिपेंड नहीं करती। इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होने का नाम है। इसलिए आपने इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना। और यही आज का हमारा टॉपिक था और ये हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।